प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का भारत में आर्थिक पर्यावरण जो किताब है उसका चैप्टर पढ़ेंगे। यह ईएएफएम का द्वितीय पेपर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्थिक पर्यावरण का अर्थ और जो आर्थिक पर्यावरण है उसको प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक पर्यावरण है क्या। आर्थिक पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो है आर्थिक और दूसरा है पर्यावरण। तो आर्थिक पर्यावरण का जो अर्थ है वो है कि आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के चारों ओर व्याप्त उन सब निकटवर्ती परिस्थितियों, प्रभावों एवं शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह के रूप में व्यक्ति या समुदाय है उसके धनोपार्जन क्रियाकलापों को प्रभावित करती है अथवा उनसे प्रभावित होती है। अब हम एक अन्य परिभाषा है उसको भी देख लेते हैं कि आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण है उसका आशय उन सब निकटवर्ती परिस्थितियों एवं शक्तियों से है जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाओं के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के रूप में व्यक्ति की धनोपार्जन संबंधी क्रियाओं को प्रभावित करती है तथा उनसे प्रभावित होती है। तो जो हमने उपयुक्त दो परिभाषाएं पढ़ी है उन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक अथवा जो व्यावसायिक पर्यावरण है यह एक जटिल एवं एक व्यापक अवधारणा है और इस अवधारणा में बहुत सारे तत्व हैं, उन तत्वों का समावेश होता है। और जो आर्थिक एवं व्यावसायिक पर्यावरण है इस पर्यावरण का जो निर्माण करने वाले मुख्य तत्व हैं वो है कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं हैं, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाएं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, सरकार है उसके कानून एवं नीतियां आदि हैं। अब ये जो घटक या जो तत्व बताए हैं ये घटक कुछ तो स्थिर रहते हैं तथा कुछ घटक देश है उस देश की काल एवं उस देश की परिस्थितियां उनके अनुसार बदलते रहते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण है वह भी परिवर्तनशील एवं एक गत्यात्मक है, यानी कि यह स्थिर नहीं रहता है, यह समय के साथ साथ परिवर्तनशील है एवं गत्यात्मक होता है। तो अब हम आर्थिक पर्यावरण का अर्थ जानने के बाद अब हम पढ़ेंगे इसको प्रभावित करने वाले घटक के बारे में। आर्थिक जो पर्यावरण है उसका अर्थ जानने के बाद अब हम देखते हैं कि आर्थिक और जो व्यावसायिक पर्यावरण है उसको कौन से जो घटक हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला घटक है जो है कि हमारी जो प्राकृतिक संसाधन एवं दशाएं हैं वह इसको प्रभावित करता है। कैसे? मान लो कि देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत देश में जैसे भूमि है, मिट्टी है, खनिज है, जल है, वनस्पति है, नदी नाले, पहाड़, मैदान, जलवायु, भूमि है उसकी बनावट कैसी है, भौगोलिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ, इन सभी साधनों का इसमें समावेश होता है जो प्रकृति से मानव उपयोग के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। जहाँ एक और तो मान लो देश में प्राकृतिक संसाधन है उनकी प्रचुरता है और उनके विकास की परिस्थितियों के अनुकूल होने पर उन साधनों के विदोहन से आर्थिक विकास, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के पर्याप्त अवसर, आर्थिक समृद्धि है उसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वहीं मान लो इसका जो दूसरी ओर जो प्रभाव है कि प्राकृतिक संसाधनों का अभाव, भौगोलिक परिस्थितियों की प्रतिकूलता, संसाधनों के विदोहन की सीमित संभावना, इनसे देश में आर्थिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। आज हम देखते हैं कि अमेरिका है, रूस है और जो तेल निर्यातक जो देश हैं या जो पश्चिम विकसित देश हैं
वह अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके विदोहन से ही अपना जो विकास है वो कर पाए हैं और आज विकसित राष्ट्रों में उनका नाम शुमार है। प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में अनेक देश आर्थिक विकास में पिछड़ गए हैं और प्राकृतिक संसाधन एवं दशाएं हैं वह आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण घटक हैं उनमें सबसे आवश्यक घटक है। फिर दूसरा है आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली भी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि किसी देश के आर्थिक पर्यावरण का बहुत कुछ उस देश द्वारा अपनाई जाने वाली जो आर्थिक प्रणाली है उस पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय क्या है। तो आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के उस संस्थागत स्वरूप से है जिसके अंतर्गत मानव की उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व संबंधी आर्थिक क्रिया हैं उनका संपादन होता है। आज जो वर्ल्ड है या विश्व है उसमें कई प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हैं वह हमारे ध्यान में है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जो अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक प्रणालियां हैं वो तीन होती है। पहली होती है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, दूसरी है समाजवादी और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली क्या है। मतलब पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली जो है यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम प्रणाली है और यह जो पूंजीवादी जो प्रणाली है वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में अभी भी विद्यमान है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है ना, यह अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के जो प्रमुख साधन हैं उन पे निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है और आर्थिक क्रियाओं के संचालन में भी निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा एवं उत्तराधिकार के साथ साथ निजी लाभ की प्रधानता होती है। और जो आर्थिक क्रियाएं होती है उसमें सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। फिर जो समाजवादी आर्थिक प्रणाली है वो क्या होती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के उस स्वरूप से है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के जो प्रमुख साधन हैं उन पर सरकार अथवा समाज का पूर्ण स्वामित्व है और उन पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र की भूमिका इसमें नगण्य होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था का संचालन अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य से किया जाता है और सरकार है वह आर्थिक क्षेत्र में सर्वशक्तिमान, सर्वत्र व्याप्त एवं सर्वसेवा होती है। व्यापार, उद्योग एवं सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में सरकार का प्रभावी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण होता है। फिर हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व यानी दोनों का साथ साथ होता है। प्राय आधारभूत उद्योग एवं जो जन उपयोगी उपक्रम है उनमें सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, जबकि जो सामान्य उपभोग उद्योग उत्पादन क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ देते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो भारत है। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली है उसका अनुसरण किया जाता है। प्रमुख आधारभूत उद्योग हैं उनको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित किया गया है, जबकि उपभोग उद्योग हैं उनको विकास एवं विस्तार के लिए निजी क्षेत्र के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था भी बढ़ते हुए आर्थिक उदारीकरण के कारण धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रही है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है आर्थिक दशाएं या परिस्थितियां। तीसरा जो पॉइंट है वो है आर्थिक दशाएं या परिस्थितियां। कोई भी देश हो उस देश का जो आर्थिक पर्यावरण है वह उस देश में व्याप्त आर्थिक जो दशाएं हैं उनसे काफी प्रभावित होता है। जो हमारी आर्थिक दशाएं हैं उनमें मुख्य रूप से जो चीजें सम्मिलित होती है वह होता है, पहला होता है आर्थिक विकास का स्तर। देश में उत्पादन, रोजगार, आय तथा व्यावसायिक गतिविधियां मुख्य रूप से विकास के स्तर पर ही निर्भर करती है।
जो विकसित देश होते हैं उनमें उन्नत उत्पादन तकनीक और बड़े पैमाने की उत्पत्ति से उत्पादन है वो तेज गति से बढ़ता है। उत्पादन एवं रोजगार बढ़ने से आय का स्तर ऊंचा रहता है, बाजार का विस्तार होता है और ऐसे देशों की उच्च प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करती है। जबकि विकासशील राष्ट्रों में पूंजी की कमी, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक से उत्पादन का जो स्तर है वो नीचा रहता है। ऊंची उत्पादन लागत, सीमित बाजार, जनसंख्या की समस्या, आय का निम्न स्तर, बेरोजगारी आदि कई बाधाएं हैं उन देशों के विकास को अवरुद्ध करती है। फिर है राष्ट्रीय आय का स्तर। देश में राष्ट्रीय आय का स्तर तथा उसकी जो संरचना है वह आर्थिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय आय का स्तर नीचा होने पर निर्धनता, मांग में कमी, बाजारों की सीमितता, बचतों का नीचा स्तर है, निवेश एवं पूंजी निर्माण का अभाव आर्थिक गतिविधियों को अवरुद्ध करने के लिए काफ़ी है। जबकि जिन राष्ट्रों का आय का स्तर ऊंचा होता है उनमें अधिक बचत होती है, पूंजी निर्माण का स्तर ऊंचा होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी आदि राष्ट्र हैं, इनकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ऊंची होने से ये देश तेजी से आगे बढ़े हैं। फिर है बैंकिंग व्यवस्था। देश की बैंकिंग व्यवस्था भी आर्थिक जो पर्यावरण उसको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जिन देशों में उन्नत बैंकिंग व्यवस्था होती है वहाँ पर बचत हैं, उन बचतों को पूंजी निर्माण में प्रवाहित कर आर्थिक गतिविधियों को विकसित किया जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख की पर्याप्त पूर्ति से विकास का जो मार्ग है वह प्रशस्त होता है। वहीं दूसरी ओर यदि पिछड़ी हुई बैंकिंग व्यवस्था है तो उससे विकास का जो मार्ग है वो अवरुद्ध होता है। इससे ना तो पर्याप्त पूंजी का विकास हो पाता है और ना साख का सृजन हो पाता है। फिर है करों की संरचना, टैक्स स्ट्रक्चर। देश का कर ढांचा भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला एक मुख्य घटक है। कर ढांचा सरकार की आय का स्रोत है और यह जो आर्थिक विषमताएं हैं उनको कम करने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने, निवेश को दिशा देने और बचत है उसको प्रोत्साहन देने का एक सशक्त तरीका है। फिर है बीमा व्यवस्था। देश की बीमा व्यवस्था जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है। जीवन बीमा है वो बचत एवं भावी जीवन में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अग्नि बीमा, वाहन बीमा, सामुद्रिक बीमा, लाभ बीमा आदि व्यावसायिक क्षेत्र में जो जोखिम है उन जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। व्यापार एवं भुगतान संतुलन की स्थितियां। जिस देश में व्यापार एवं भुगतान संतुलन पक्ष में रहता है उस देश में विनिमय की दरें अनुकूल रहती है। विदेशी भुगतान है उनके निपटारे में भी सुविधा रहती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है और व्यापार शर्तें उस देश के लिए अनुकूल रहती हैं। जबकि व्यापार एवं भुगतान संतुलन प्रतिकूल रहने पर विनिमय दरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देश पर विदेशी ऋणों का भार बढ़ता है और विदेशी भुगतान है उनके निपटारे में बाधा उत्पन्न होती है। फिर है विदेशी ऋण भार। जो देश विदेशी ऋणों के जाल में फंस जाते हैं उनको ऋणों के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भुगतान पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ती है। भुगतान संतुलन उनका प्रतिकूल हो जाता है और वह देश आर्थिक दिवालियेपन की ओर अग्रसर हो जाता है। जो विदेशी शक्तियां हैं वह हावी होकर उस ऋणी देश है उसका शोषण करती है। व्यापार चक्र। पूंजीवादी अनियोजित अर्थव्यवस्थाएं प्राय व्यापार चक्रों के दौर है उससे गुजरती रहती हैं, जहां उन्हें क्रम से तेजी और मंदी के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है। वहीं साथ साथ में मूल्यों में वृद्धि से उपभोक्ता वर्ग को भी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जहां और एक तेजी के काल में उत्पादन, रोजगार एवं आय बढ़ते हैं, वहीं मंदी के काल में कीमतों में अप्रत्याशित कमी जिससे देश में उत्पादन और रोजगार और उनकी आय घटती है और इससे अर्थव्यवस्था क्या है, गर्त में चली जाती है। अब हम चलते हैं मानवीय संसाधन एवं दशाएं।
मानव आर्थिक गतिविधियों का साधन एवं साध्य दोनों है। जिन अर्थव्यवस्थाओं में स्वस्थ एवं बुद्धिमान जो मानव है, मानव संसाधन है, उनकी पर्याप्तता है, वहाँ जो प्राकृतिक संसाधन या जो साधन है, उनका विदोहन करने में उनकी मदद मिलती है या सहूलियत रहती है और विकास के अनुकूल आर्थिक पर्यावरण पनपता रहता है। किंतु जहाँ श्रम शक्ति का अभाव हो, जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या के मुकाबले आश्रित जनसंख्या अधिक हो, तो जनसंख्या रुग्ण एवं कमजोर तथा अकुशल हो, तो आर्थिक विकास की गति है वो धीमी हो जाती है। फिर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। देश में सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां भी पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। भारत में जाति प्रथा, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं एवं सामाजिक मूल्यों का प्रभाव हमारे आर्थिक पर्यावरण में स्पष्ट दिखता है। भारत में सादा जीवन एवं उच्च विचार की सांस्कृतिक धारणा ने भौतिकवाद आर्थिक पर्यावरण में बाधा पहुंचाई है। धार्मिक रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों का प्रभाव भी आर्थिक पर्यावरण में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। फिर है राजनीतिक व्यवस्था एवं दशाएं। जिन देशों में राजनीतिक उथल पुथल होती रहती है, वहां आर्थिक पर्यावरण में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। जबकि राजनीतिक स्थिरता की अवस्था में कानून एवं सुरक्षा में मजबूती से आर्थिक पर्यावरण में विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पनपती है। भारत में वर्तमान राजनीतिक अनिश्चितता एवं अस्थिरता से तीव्र विकास एवं आर्थिक दशाओं में वांछित सुधारों की कल्पना करना बेकार सा ही लगता है। फिर है वैधानिक दशाएं। जिन देशों में कानून एवं सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो, लोगों के कार्यकलापों को कानून से नियमित एवं नियंत्रित किया जाता हो, वहाँ का आर्थिक पर्यावरण विकास के अनुकूल बना रहता है और रोजगार, आय एवं उत्पादन में वृद्धि से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। जबकि जहाँ कानून एवं व्यवस्था का अभाव हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस का जंगल राज हो, तो आर्थिक पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव विकास को अवरुद्ध कर देता है। फिर आता है आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसी। कोई भी देश हो, उस देश के आर्थिक पर्यावरण पर उस देश की सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, उनका व्यापक प्रभाव पड़ता है। जहां एक और मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख की मात्रा को वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए घटाने और बढ़ाने का कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर राजकोषीय नीति सरकार के आय व्यय और सार्वजनिक ऋणों में घटत बढ़त से अर्थव्यवस्था है उसको वांछित दिशा में ले जाने की नीति है। इसमें बजट नीति का भी समावेश होता है। देश की औद्योगिक नीति है वो उद्योगों के विकास एवं प्रकृति एवं उसकी दिशा को नियंत्रित करती है। कृषि नीति है जो कृषि क्षेत्र के कार्यकलापों के नियंत्रण एवं नियंत्रण का कार्य करती है। फिर जनसंख्या नीति है जो देश में जनसंख्या के आकार प्रकार वृद्धि दर तथा उसके वितरण को नियंत्रित करती है। व्यापार नीति है, परिवहन नीति है, मजदूर नीति, आय नीति, रोजगार नीति आदि सभी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। फिर है मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार की दशाएं। जहां एक और मुद्रा बाजार अल्पकालिक ऋणों की व्यवस्था कर अर्थतंत्र को गति प्रदान करते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि मुद्रा बाजार जो है वो अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था कर जो अर्थतंत्र है या अर्थव्यवस्था है उसको गति प्रदान करते हैं। वहीं जो पूंजी बाजार है वो मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजी साधनों की आपूर्ति करते हैं। चूंकि आधुनिक अर्थतंत्र में वित्तीय साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार की दशाएं जो आर्थिक पर्यावरण है उसको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। फिर है प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाएं। कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा नए नए वैज्ञानिक आविष्कार तथा उत्पादन की जो नई नई प्रौद्योगिकी है उसका विकास होता रहता है। आज विश्व में जितनी तेज गति से आधुनिकतम उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विकास का हो रहा है, वह आर्थिक पर्यावरण में भी काफी परिवर्तन ला रहा है। नई नई वस्तुओं का उत्पादन, नए कच्चे माल की आपूर्ति, नए बाजारों की खोज, यह आर्थिक पर्यावरण को अधिक गतिशील एवं विस्तृत बना दिया है। फिर है अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां। आज ग्लोबलाइजेशन के इस युग में अंतरराष्ट्रीय जो परिस्थितियां उनका प्रभाव भी आर्थिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ता है।
आज प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास एवं समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग की बात महत्वपूर्ण बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, युद्ध एवं घृणा के वातावरण का आर्थिक पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि मधुर अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उससे तकनीक, वित्तीय सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति से आर्थिक पर्यावरण जो है, उसके विकास के अनुकूल बनकर समृद्धि, समानता एवं न्याय का जो मार्ग है, उसको प्रशस्त करता है। फिर है पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता। ज्यों-ज्यों देश के लोगों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ती है, वैसे-वैसे उद्योगों की स्थापना, उनके प्रदूषण से मुक्ति आदि मुद्दे महत्वपूर्ण बनते नजर आ रहे हैं। सरकार भी पर्यावरण के संरक्षण हेतु ऐसे उद्योगों एवं व्यवसायों की स्थापना एवं संचालन में जो सतर्कता है, वह उससे काम लेती है। आर्थिक पर्यावरण पर लोगों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता भी व्यापक असर हमें देखने को मिलता है। यही कारण है कि विकसित राष्ट्रों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कठोर से कठोर नियम बनाए गए हैं। इन कारणों के अलावा भी और बहुत सारे जो तत्व हैं, वो जो हमारा आर्थिक पर्यावरण उसको प्रभावित करते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था है, उसकी दोहरी प्रकृति है, आर्थिक नियोजन है, बचत एवं पूंजी निर्माण की दर है, आदि भी महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आर्थिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। थैंक्स।